ओके। हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमारा एक टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेटल्स को हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं कि मेटल की रिफाइनिंग कैसे की जाती है। जब भी हम कभी ना कभी मेटल को प्योरीफाई करते हैं तो प्योरीफाई करने के बाद हम उसके लिए पर्टिकुलर जो मेथड्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर बेसिकली ज्यादातर जो मेथड्स होती है वो रिडक्शन मेथड्स होती है। अब रिडक्शन मेथड के थ्रू भी हमें मेटल तो मिलती है लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर जो प्योरिटी होनी चाहिए वो इतनी होती नहीं है जितनी हमें चाहिए। सो यहाँ पर जो मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वेरियस रिडक्शन प्रोसेस एंड दे आर नॉट अ वेरी प्योर स्टेट। सो इसी को हम कंप्लीटली प्योर स्टेट में ले जाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, जो अलग अलग मेथड्स होती है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर जो भी हमारे पास मेटल्स होती है उसको अच्छे से फिर से रिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोसेस यूज करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो बेसिकली हमने ऑलरेडी आगे भी एक इस तरीके की मेथड देखी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी हम उसको अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सिस्टम यानी कि एक डायग्राम मैंने तैयार किया है जो एक सिस्टम की तरह काम करता है। यहाँ पर एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर मैंने यहाँ पर दो अलग अलग एंड्स रख दिए, इलेक्ट्रोड्स रख दिए। एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और कैथोड हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमने दो एनोड, एक एनोड और कैथोड हमने यहाँ पर ले लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनोड होगा वो ऑलवेज हमारे पास इम्प्योर स्टेट में होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, यानी कि हमारे पास कोई कॉपर मेटल है उसकी हमें रिफाइनिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉपर का इम्प्योर रोड है यानी कि जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कहां पर लेंगे, एनोड पे। और सेम हमें जो कॉपर प्योर स्टेट में चाहिए उसी कॉपर मेटल का हम एकदम प्योर जो एक स्ट्रिप या तो फिर जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कहां पर लेंगे, कैथोड पे लेंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों जगह होगा था हमारा कॉपर ही, लेकिन एक कॉपर ऐसा होगा कि जो ऑलरेडी इम्प्योर है जिसमें से हमें प्योर मेटल गेन करनी है, और दूसरी साइड हमारे पास कौन सा होगा, जो कॉपर जो एकदम ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास प्योर है। ठीक है। सो इसी एनोड और कैथोड को हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हम इसको रख देंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली होना चाहिए हमारे पास किसका, कॉपर का। ठीक है। यानी कि हम मानते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारे पास किसका होगा, तो कॉपर सल्फेट का। ठीक है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर जो भी हम मेटल को प्योर करना चाहे उसको हम प्योर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका सल्फेट फॉर्म ही हमारे पास ज्यादातर होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर हमें कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हमें अच्छे से काम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो बन जाएगा एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर इस साइड इम्प्योर मेटल का यानी कि इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, सो जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी के थ्रू कंप्लीटली करंट पास करेंगे सो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली पास होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो इम्प्योर मेटल यानी कि इम्प्योर कॉपर है वो डायरेक्टली जाना शुरू हो जाएगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास ऑलरेडी कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि CuSO4 है। सो CuSO4 हमने जो रखा है उसके अंदर हमारे पास जो इम्प्योर यानी कि जो इम्प्योर कॉपर था वो डायरेक्टली CuSO4 के सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो दूसरी अगर कोई मेटल होगी तो यहाँ पर वो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादातर नहीं जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास जो कॉपर है जो इलेक्ट्रोड पे है वो डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे 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 हमारी जो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर मेटल थी वो कहाँ जानी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे जो प्योर मेटल यानी कि जो कैथोड वाला पोर्शन है उसके ऊपर वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ओके। अब इन दी एंड यहाँ पर जब पूरी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब इसी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इम्प्योर मेटल थी यानी कि इम्प्योर मेटल का जो हमने इलेक्ट्रोड लिया था जिसको हमने एनोड पे रखा था उसके अंदर काफी सारी दूसरी भी मेटल की इम्प्योरिटीज होती है। तो वो मेटल की जो इम्प्योरिटीज होती है वो वन टाइप ऑफ एनोड मड की तरह इसी सॉल्यूशन के अंदर नीचे थोड़े 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 टाइम पे जमा होती रहेगी। ठीक है।
अगर हम एक टाइम पे ऐसा देखते हैं कि हमने एक तरफ इम्प्योर और दूसरी तरफ प्योर मेटल दोनों के इलेक्ट्रोड को हमने कंप्लीटली वेट करके रखा है, और जब ये रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और फिर से हम उसका वेट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास जो कैथोड यानी कि जो प्योर कॉपर थी उसके ऊपर हमें उसकी वेट यानी कि उसकी वजन में थोड़ा इंक्रीमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्योर कॉपर है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस थी वो थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कोरोजन। अब कोरोजन कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स में देख रखा है, यानी कि जब जब कोई ना कोई मेटल ऐसी होती है कि जो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है एयर का या तो फिर ऑक्सीजन का, और तभी उसके अंदर थोड़े कलर चेंजेस या उसके अंदर रस्टिंग जैसे इश्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ज्यादातर ये कोरोजन वाला जो पोर्शन है वो हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, तो आयरन के अंदर। ठीक है, लेकिन काफी सारी दूसरी भी ऐसी मेटल्स होती है जिसके अंदर भी कोरोजन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है सिल्वर। सिल्वर आप सबको पता है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं और काफी टाइम पहनने के बाद धीरे धीरे उसका कलर थोड़ा डाउन होने लगता है, यानी कि जो उसकी शाइन होती है वो धीरे धीरे जाने लगती है। सो यहाँ पर होता क्या है कि जो सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे ब्लैक होने लगते हैं, यानी कि उसके ऊपर टैनिशिंग आने लगती है। सो वहां पर होता क्यों है, क्योंकि एयर के अंदर जो भी सल्फर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के टाइम वो क्या क्रिएट करता है, सिल्वर सल्फाइड। अब जैसे ही सिल्वर सल्फाइड क्रिएट करता है तो सिल्वर के अंदर जो भी मतलब जो प्योर सिल्वर थी उसके ऊपर वो वन टाइप ऑफ एक सल्फर की कोटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही उसकी कोटिंग होती है तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, ब्लैक हो जाता है। सो ब्लैक होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला लगती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड यानी कि AgS। ठीक है, अब सेम टाइप ऑफ रिएक्शन किसके अंदर होती है, कॉपर के अंदर होती है, लेकिन यहां पर कॉपर वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है एयर के अंदर, लेकिन एयर के अंदर जो सल्फर होता है उसके अंदर कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर जो कॉपर होती है जो मेनली प्योर स्टेट में होती है तब उसका कलर होता है कौन सा, ब्राउन कलर। ठीक है, अब जो डायरेक्टली रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसी के अंदर से वो क्रिएट करता है क्या, कॉपर कार्बोनेट। आपने काफी बार ऐसे काफी सारे मतलब चीजें भी देखी होंगी जो आपके घर में होंगी, जिसके अंदर कॉपर के कोई भी बर्तन होंगे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन डॉट्स आने लगते हैं, यानी कि डॉट्स मिलते हैं। वो ग्रीन डॉट्स किसके होते हैं, तो वो होते हैं कॉपर कार्बोनेट के। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्योर कॉपर होती है उसका कलर ब्राउन होता है जिसको हम कॉपर सॉलिड बोलते हैं, और उसी के अंदर जब कार्बोनेट का लेयर बनता है यानी कि कॉपर कार्बोनेट जब बनता है तब उसके अंदर जो कलर होता है वो चेंज होकर कौन सा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सबको बताया वैसा एक एग्जांपल जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सो अब रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है कि आयरन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट होता है किसके, मॉइस्ट एयर के साथ, यानी कि जो एयर मॉइस्ट वाली होती है उसके साथ रिएक्शन होने के टाइम जो पूरा का पूरा आयरन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है किसके अंदर, ब्राउन के अंदर। ठीक है, अब जब ब्राउन कलर होता है तब उसको हम बोलते हैं क्या, रस्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोसेस काफी ही स्लो होती है। ठीक है, एकदम तुरंत से हमें नहीं दिखता है। अगर हम आज मान लेते हैं कि आयरन को ऐसे मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो तब जाके हमें मतलब एक आध हफ्ते बाद उसके अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलती है। सो ये जो रस्ट क्रिएट होता है, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, Fe2O3 इंटू X टाइम H2O। X टाइम H2O का मीनिंग होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जो आपने शायद पढ़ा होगा आगे के चैप्टर में। लेकिन जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके अंदर ध्यान देना कि यहाँ पर X टाइम H2O का मीनिंग यहाँ पर H2O की पर्टिकुलर जो अमाउंट होती है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर X टाइम H2O लिखा है। ठीक है, सो ये पूरा हमने अभी देखा कोरोजन। अब कोरोजन जब लग जाता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी काफी सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के अंदर हमारे पास जो है उसके अंदर सबसे पहले जब ज्यादातर केस में क्या होता है कि आयरन पे जब रस्टिंग होती है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग ना हो तो ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक मेन और सबसे सस्ता इलाज उसका है पेंट, यानी कि कोई भी आयरन की चीज हो उसको हम पेंट करें। तो पेंट करने के टाइम उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। सेम वे में हम उसके ऊपर ऑयलिंग भी कर सकते हैं और ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ मतलब एक तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली आयरन को एयर के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे जो वेज है उसके अंदर है, एक है गैल्वेनाइजिंग, दूसरा है क्रोम प्लेटिंग, फिर है एनोडाइजिंग और फिर है एलॉयज। उसके अंदर से एक एग्जांपल यहां पर लिया है गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है,
काफी बार हम देखते हैं कि मार्केट में हम जो भी मतलब चीजें देखते हैं, जैसे आपको पता होगी कि जो रूफिंग शीट्स आती है आयरन की, वो जब आप नई नई लाते हो तो वो थोड़ी मतलब शाइन होती है, मतलब एकदम से चमचमाती होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पर्टिकुलर कोटिंग की जाती है, किसकी? तो जिंक की। सो यहाँ पर जो भी आयरन की चीजें होती है उसके ऊपर जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? गैल्वेनाइजेशन। सो स्टील एंड आयरन्स आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ द जिंक मेटल, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये दोनों के ऊपर की जाती है, स्टील के ऊपर भी और आयरन के ऊपर भी की जाती है, ठीक है। सेम वे में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो घर के अंदर जो टैप होते हैं, वाटर के जो नल होते हैं, पानी के जो नल होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हम मार्केट से लाते हैं तो वो भी काफी बार शाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पर्टिकुलर जो प्लेटिंग होती है वो किसकी होती है? क्रोमियम की होती है, ठीक है। तो जो क्रोमियम की प्लेटिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग, ठीक है। सेम वे में अगर हम एक और इलाज करना चाहे तो इसके लिए हम कर सकते हैं एलोइंग। अब एलोइंग क्या है? सो एलोइंग इज अ वन टाइप ऑफ मिक्स मेटल, यानी कि यहाँ पर मेटल की काफी बार दूसरी मेटल्स या तो फिर नॉन मेटल के साथ उसका मिक्सचर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से मतलब ज्यादातर ड्यूरेबल बने और उसको हम अच्छे से यूज कर पाए, इसलिए, ठीक है। सो इट इज अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि जब इसको हम एलोइंग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेंस करते हैं, उसको और बेहतर बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कोई ना कोई मेटल होती है उसको हम मिक्स करते हैं, किसके अंदर? मेटल के साथ या तो फिर नॉन मेटल के साथ। याद रखना यहाँ पर मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है, ठीक है। सो एक मस्त एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पर आयरन का एग्जांपल लिया है। आयरन को अगर हम डायरेक्टली रिएक्ट करवा दें कार्बन के साथ, यानी कि 0.05% कार्बन के साथ, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एकदम से हार्ड आयरन में। यानी कि जब हम ज्यादातर प्योर आयरन की बात करते हैं तो वो थोड़ा मतलब वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। वो डायरेक्टली मतलब ऐसे कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब उसकी हम एडल्ट्रेशन करते हैं 0.05% ऑफ कार्बन के साथ, तो यहाँ पर से जो आयरन निकल के आता है वो एकदम से हार्ड होता है और काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि काफी सारी जो दूसरी मेटल्स है उसका हम मिक्सचर कर देते हैं आयरन के साथ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे सामने है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पर हम शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पर लिखा है एसएस, क्योंकि हम मार्केट में जो भी चीजें लाते हैं उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं एसएस की है, ठीक है। सो एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो तीन चीजों का मिक्सचर होता है। कौन सी? तो एक है आयरन, निकल एंड क्रोमियम। यानी कि अगर हम तीनों अलग अलग तरीके से उसके कंप्लीटली रेशियो में मिलाते हैं तो उसमें से हमें निकल मिलता है कौन सा? स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास काफी दूसरी भी ऐसी मेटल्स है जो वन टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटल, यानी कि वन टाइप ऑफ एलॉयज है। लेकिन ये एलॉयज कुछ इस तरीके से काम करती है, जो अपने ओरिजिनल जो मेटल होती है जिसमें से उसको बनाया गया उसकी कंपैरिजन में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और अगर हम देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उसके काफी कम होते हैं कंपेयर टू जो उसकी ओरिजिन या तो फिर जो ओरिजिनल मेटल है उसके। जैसे हमने यहाँ पर दोनों के अंदर कॉपर का यूज किया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रास की बात करते हैं और ब्रोंज की बात करते हैं तो ब्रास के अंदर क्या होता है? कॉपर और जिंक मिक्स होता है, और उसी तरीके से ब्रोंज के अंदर भी क्या होता है? कॉपर एंड टीन का मिक्सचर होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों मेटल की बात करें तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कंपेरेटिवली कॉपर के हिसाब से काफी कम होती है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसका नाम है सोल्डर। आप सबको पता है कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम एक दूसरे के साथ मतलब कि उसके अंदर जो सर्किट्स होती है या तो उसको वायर्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसका नाम है सोल्डर। सो सोल्डर बेसिकली मिक्सचर होता है किसका? लेड एंड टीन का, ठीक है। और ये काफी मतलब एकदम से सॉफ्ट मेटल होती है जिसको हम अपने हाथों से भी अच्छे से मतलब 2-3 बार ऐसे करके उसकी वायर को भी अच्छे से तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं जिसके अंदर ज्यादातर गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं। सो जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 24 कैरेट गोल्ड जो हम बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब 24 कैरेट गोल्ड के जो भी ऑर्नामेंट्स होंगे जो अगर हम बनाएंगे या तो फिर पहनेंगे तो होगा क्या कि वो उसके ऊपर थोड़ा भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका शेप पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ठीक है। वैसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गोल्ड के अंदर कॉपर की एडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो दोनों चीजों का यानी कि कॉपर एंड गोल्ड का मिक्सचर होते हैं, ठीक है। एक और अच्छे से याद रखना जिसको हम बोलते हैं एमालगम। एमालगम बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको
हम क्या कहे थे, जिसका मतलब मिक्सचर होता है मर्क्यूरी के साथ। आपको पता होगा कि मर्क्यूरी वन टाइप ऑफ ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर भी लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। अगर हम मर्क्यूरी के अंदर कोई भी मेटल को एडल्ट्रेट कर देते, यानी कि कोई भी मेटल को हम मिक्स कर देते, तो वो मिक्स वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एमालगम, ठीक है। इन एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर मेटल की जगह मैंने सोडियम को अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर सोडियम प्लस मर्क्यूरी यानी कि Hg हो जाएगा, तो ये पूरा नाम होगा सोडियम एमालगम, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू।